तो हम आगे देखते हैं अब इसी हेड क्या चल रहा था हमारा, नील्स बोहर ही चल रहा था एटॉमिक मॉडल उनका। तो डेरिवेशन हम कर लिए थे, जैसे वेलोसिटी, रेडियस ना, और क्या थे, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब चीजें हम देख लिए थे। तो आज देखते हैं कि अच्छा एक चीज सुन लो आप लोग, जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, जो भी डेरिवेशन दिया वेलोसिटी, रेडियस सबका, वो ओनली अप्लीकेबल किसके लिए होता है? ओनली हाइड्रोजन के लिए अप्लीकेबल होता है। ध्यान रखना, ओनली हाइड्रोजन के लिए ही अप्लीकेबल है, सबके लिए अप्लीकेबल ये नहीं है। ठीक है, आगे मैं और भी कराऊंगा आप लोग को। तो ये देखो टोटल एनर्जी का आपका फार्मूला क्या था कि -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब ये जो टोटल एनर्जी होता है या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? वो एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो ये टोटल एनर्जी है ना, एक्चुअल में वो है क्या? वो एक्चुअल में है क्या? देखो क्या है कि मैं अगर ये इस तरह से एटम बनाऊं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन का जो ये एनर्जी मैं बोला हूं ना, टोटल एनर्जी, तो ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, किससे ली हुई? न्यूक्लियस से ली हुई एनर्जी है, जो एक तरह से जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं, उसी तरह से देखो लोन किसी से लोगे तो आपके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। भाई निगेटिव चार्ज आता है ना, जैसे ऋण होता है ना, आपके ऊपर ऋण चढ़ता है अगर बैंक से आप लोन लेंगे, तो वही एनर्जी जो टोटल एनर्जी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो उधार लिया हुआ है, लोन लिया गया है न्यूक्लियस से, इसलिए निगेटिव में है। और ये क्यों उधार लिया है? क्योंकि ये अपना सेल छोड़ के या सेल छोड़ के या अपना एनर्जी लूज करके पिछले वाले सेल में आ जाए, या तो अपना एनर्जी गेट करके कहीं से अपने आगे वाले एनर्जी लेवल में ना चले जाए, इसलिए ये लोन लिया हुआ है एनर्जी किससे? न्यूक्लियस से, कि अपने सेल में कंटिन्यू मूव करते रहे। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन टेक एनर्जी एज लोन फ्रॉम न्यूक्लियस टू नॉट लूज हिज सेल। तो अपने सेल को ना छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेता है न्यूक्लियस से, इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी, जो क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है, तो आपको पता चला कि टोटल एनर्जी माइनस क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि लोन लिया है। चलो आगे देखो। अब देखो अगर मैं n इक्वल टू 1 रख दूं, है ना, अगर n इक्वल टू 1 रख दूं, तो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया है किससे? न्यूक्लियस से, वही तो उसका टोटल एनर्जी होगा। तो -13.6, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, एन स्क्वायर तो 1 ही हुआ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट सेल में है, मतलब यहाँ पे अगर देखो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है ना, इसके बाद मैं एक और सेल अगर तीसरा सेल बना दूं, ठीक है, तो पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन ऑफ वोल्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं n इक्वल टू 2 यहां पर रख दूं, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? देखो -13.6, जेड की वैल्यू तो 1 ही है, और इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा ये। तो -13.6 अपॉन 4, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4 3 जा, और एक बचा, तो क्या होगा? 4। तो -33.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे क्या होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ इसको दूसरा बोल दूं, तो दूसरे सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी है? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरे सेल में। अब देखो तीसरा सेल है, अगर नंबर n इक्वल टू 3 कर दें, तो टोटल एनर्जी इसमें क्या होगा? -13.6। भाई जेड की वैल्यू क्या है? अरे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास उसका क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 बाई n है, n क्या है? सेल नंबर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -13.6 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, -1 टाइम जाएगा, क्या बचा? 4 बचा, तो 5 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीसरा सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो अगर मैं एक सेल और बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक सेल और बना दूं, ठीक है, एक सेल और बना दिया, तो n इक्वल टू 5 रख दो, n इक्वल टू 4 रख दो, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? देखो यहीं तक पूछता है,
कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है कि n इक्वल टू 3 है तो टोटल एनर्जी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये होगा। ठीक है, तो -13.6 1 बाई तो 4 का स्क्वायर तो -13.6 अपॉन 16, तो इसको डिवाइड करोगे तो वो बहुत ही कम वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आएगी -0.86। ठीक है, -0.86 नहीं, मान लो इसको 85 मान लो, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। अच्छा देख लो, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहा है ना, देख लो अगर 4 में n इक्वल टू, अच्छा ये 3 था, ये 4 है, 4 कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी क्या है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सेल नंबर देखो इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है क्या, बढ़ ही रहा है ना, निगेटिव वैल्यू कम हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का ना कम, लेकिन जो देखो क्या है, निगेटिव में भले है लेकिन पहले सेल में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके ऊपर ज्यादा एनर्जी रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कौन सी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। ठीक है, लेकिन दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धीरे धीरे लूज होता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे घटती जा रही है। भाई न्यूक्लियस के द्वारा जो एनर्जी है वो घट रही है ना। भाई देखो पहले क्या था 13.6, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या हुआ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद और कम हो गया, तो लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसा कोई एक लेवल आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अच्छा, जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री हो जाएगा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन ना, एक्साइटेशन स्टेट ना, कि किसी दूसरे सेल में या अपना सेल छोड़ के ही किसी दूसरे के साथ चला गया। ठीक है, तो देखो उसको अभी बाद में देखेंगे। अच्छा, मैं अगर n इक्वल टू यहाँ पे, जैसे n इक्वल टू यहाँ पे मैं अगर क्या रख दूं, n इक्वल टू यहाँ पे इंफिनिटी रख दूं। ठीक है, n इक्वल टू अगर मैं इंफिनिटी रख दूं तो टोटल एनर्जी क्या होगा, तो -13.6 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो अच्छा आप लोग को बता दूं मैं, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कुछ भी करो 0। समझ गए आप लोग। अब देखो, अब ये सबसे बड़ा एक चीज है। ठीक है, जब n इक्वल टू इन्फिनिटी रख दिए, मतलब कोई ऐसा सेल आया जहां पे n इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है कि जो नाभिक से, जो न्यूक्लियस से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा था वो 0 हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, 0 हो गया। समझ रहे मेरी बात, मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, एक्साइटेशन स्टेट में, जिसको बोलते हैं कि अपना जो कोष था उसको छोड़ के आगे चला गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, अब n इक्वल, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, जब n इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो इसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा देखो यहां पे अब n इक्वल टू जब इंफिनिटी हो गया, इसके द्वारा जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे था क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है, लेकिन अगर अगर इलेक्ट्रॉन की आप मिनिमम एनर्जी देखना चाहते हो तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जब n इक्वल टू 1 होगा ना। देखो n इक्वल टू जब 1 है तो इसको न्यूक्लियस बहुत तेजी से बांध के रखा है, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बांध के रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। लेकिन जब n इक्वल टू इंफिनिटी हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो इस लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, तो इस लेवल पे जब n इक्वल टू यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू 0 हो गया, तो इस स्टेट को बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्टेट, मतलब अपना कोष छोड़ के दूसरे कोष में चला गया, इस स्टेट को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्टेट। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। अब आयोनाइजेशन स्टेट क्यों आया, क्योंकि इस केस में जब इक्वल टू 0 हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। भाई जब इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस हो गया तो भाई कहीं भी घूम सकता है, तो इस स्टेट को बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेट। ठीक है, आप लोग को मैं केमिस्ट्री में बताया था, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था, आयनाइजेशन स्टेट, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी सब बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आयनाइजेशन स्टेट जो है यहाँ पे समझ में आया आप लोग को ना, कि जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस से फ्री हो जाए, ठीक है, कहीं भी जाने के लिए, किसी भी सेल में जाने के लिए या किसी से रिएक्ट करने के लिए, तो उस स्टेट को बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेट। ठीक है,
आप लोग को ये समझ में आया? आगे चलते हैं। तो अब अच्छा, आप लोग कुछ मैं बताया क्या कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बाउंडेशन है, जो फोर्स लगा रहा है न्यूक्लियस, वो कम होता जाता है। मीन्स जब जैसे जैसे आगे जाएंगे, सेल में आगे जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की पावर है वो बढ़ेगी, है ना, एक्साइटेशन लेवल के पास जाता जाएगा, और न्यूक्लियस का बॉन्ड इसके ऊपर कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आएगा, उसके ऊपर बाउंडेशन न्यूक्लियस ज्यादा लगाता रहेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब बढ़ेगा जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और न्यूक्लियस के पास आएगा तो उसकी उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसको बाउंड करके कौन रखेगा, न्यूक्लियस। ठीक, चलो अब देखो, छठवां पॉस्टुलेट्स है, छठवां पॉस्टुलेट्स है किसका, नील्स बोहर का। अच्छा देख लो, मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं लिखता इंग्लिश में हूं लेकिन समझाता सारा हिंदी में हूं। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। जैसे इसके पीछे वाले पॉस्टुलेट्स में बताया था कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो वही चीज यहां पे आ गई कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। देखो अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्सेप्ट किया, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, एनर्जी को लूज कर दिया, एनर्जी लूज किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज किया। तो देखो इस टर्म में क्या होगा, एक्चुअल में जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, गोज टू इट्स हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मतलब क्या है कि वो कि कौन से सेल में चलेगा, गो टू नेक्स्ट सेल, तो अपने आगे वाले सेल में चला जाएगा। एनर्जी जब गेन किया तो अब आपने आगे वाले सेल में चला जाएगा या बिगर सेल में चला जाएगा। बिगर सेल मतलब आगे सेल, जैसे कि बिगर सेल में चला जाएगा। जैसे वन में था, जैसे मैं यहां पे बताऊं, देखो इधर अगर पहले सेल में था, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पहले सेल में था, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको एनर्जी मिल गई कहीं से, तो ये एनर्जी लेके क्या करेगा, अपने नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी कि दो ही में आए, वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो एनर्जी जब गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब एनर्जी गेन किया तो गेन करने के बाद अपने हायर सेल में चला जाएगा, अपने आगे आने वाले सेल में चला जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो क्या होगा, रिसीड्स बैक, रिसीड्स बैक, रिसीड्स बैक मतलब वापस चले आना, रिसीड्स बैक टू इट्स इट्स प्रीवियस क्लास। इस प्रीवियस का क्लास मतलब कि अपने पिछले वाले किस में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। समझ रहे हो ना, क्लास या सेल बोल दो उसको, कोई दिक्कत है क्या भाई। जब एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, जैसे एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में था, ये क्या कर दिया, अपना एनर्जी लूज कर दिया, अपना एनर्जी क्या किया, लूज किया, तो लूज करके ये पिछले सेल में चला जाएगा, दो में चला जाएगा या एक में चला जाएगा, समझ गए। तो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा तो अपने पिछले वाले सेल में आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एनर्जी तो अपने आगे आने वाले सेल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक कंडीशंस है, बहुत सारी कुछ कुछ कंडीशंस है कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे जैसे सेल नंबर क्या है, -13.6, पहले में, दूसरे में ये है, तीसरे में है। देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, आपको एक क्वेश्चन बोला गया, ठीक है, कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको मैंने एनर्जी दिया, ठीक है, 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में। ठीक, फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या कहते हैं, 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिए,
तो अब बोलेंगे हमने एनर्जी दिया है ना, हमने क्या किया है, एनर्जी दिया है। तो जब हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो अपने नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, ये होता है। चलो अब अगर बोलेगा कि किस सेल में जाएगा, या बोलेगा कि क्या ये नेक्स्ट सेल में जाएगा कि बैकवर्ड आएगा, देखो किसको कैसे करते हैं। तो देखो फर्स्ट सेल में दिया तो पहला सेल में देखो, फर्स्ट सेल में n इक्वल टू 1 है, तो यहां पे एनर्जी क्या होती है, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो अब कितनी एनर्जी हम दिए हैं, अब जो एनर्जी बाहर से दिए हैं इसको E1 मान लो, कितना दिया है, +9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ गए आप लोग। इन दोनों को यहां पे लिख लो। अब एक काम करो, इनका डिफरेंस देखो कितना होता है, इनका डिफरेंस देखो। कोई भी एनर्जी देते हैं ना, तो जिस सेल में देते हैं उसका पहले एनर्जी लेवल आपको पता रहना चाहिए, जैसे इसका पहले कितना है, दूसरे कितना, तीसरे का, चौथे का, ये तो ये पता रहना चाहिए। और जो एनर्जी दिए हैं हम इलेक्ट्रॉन को या लिए हैं, उनका डिफरेंस निकाल दो। बस क्या करो, उसका डिफरेंस निकाल दो, इसका डिफरेंस निकालो, देखो क्या आएगा, 4 यहां पे बचा और यहां पे 4 यहां पे बचा, तो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलोगे, अब देखो ध्यान से सुनो, जब जो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस इन एनर्जी लेवल के किसी भी सेल के एनर्जी लेवल के बराबर होगा, तभी सेल नेक्स्ट सेल में, तभी कोई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। क्या 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं पे है, कहीं पे है क्या, है कहीं पे, देख लो, है कहीं, नहीं है। तो इस बार जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो इससे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में नहीं जाएगा, जहां था वहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। समझ गए। तो हर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करके कि जंप कर जाए दूसरे सेल में, पर्टिकुलर केस में। तो इतना जब इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का डिफरेंस 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, और किसी भी सेल का इतना एनर्जी नहीं है, अच्छा ये माइनस मानना चाहिए, माइनस है ना, तो ये जब ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कांट गो इन हायर सेल। समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग, अच्छे से समझे। चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में था, फर्स्ट सेल में था, और उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने दे दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि फॉर हाइड्रोजन, ध्यान रखना, फॉर हाइड्रोजन ही हमेशा रहेगा, है ना, हाइड्रोजन के आगे दे दिया तो वो कैन डिटरमाइन। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, पहला सेल है, तो पहले सेल में पहले एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अभी कितनी एनर्जी दिया है, E1 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इनका डिफरेंस देखो, ये 4 हो गया और थे 3 हो गया, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी की एनर्जी है क्या, कौन से सेल की, माइनस में ना, अरे भाई ये माइनस ज्यादा तो माइनस ही आएगा। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है कि नहीं, एनर्जी आ रहा है ना, अरे भाई देखो बराबर है। और किस सेल की एनर्जी है, तो सेकंड सेल की एनर्जी, सेकंड सेल एनर्जी। तो ये सेकंड सेल की एनर्जी है। तो अगर आप पूछेगा भी कि किस सेल में जाएगा, तो भाई आपका आंसर क्या रहेगा कि सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ गए आप लोग। तो अब पूछा जाए कि क्या अब एक्साइटेशन, हाँ अब जाएगा कि नहीं, हाँ जाएगा। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले क्लास में चला गया, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप लोग, दोनों चीज देख लो कि देखो डिफिनीशन नहीं, आप प्रैक्टिकल समझ गए ना, कि जब इलेक्ट्रॉन, भाई जब आपके पास बहुत एनर्जी रहते हैं तो क्या करते हो, आप लड़ना भिड़ना बहुत चाहते हो, ठीक है, या किसी से कोई भी कुछ बोल दिया तो कमेंट कर दिया तो भाई उसको छोड़ोगे नहीं आप लोग, ठीक है। लेकिन सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन गया, या अपने प्रीवियस क्लास से जब नेक्स्ट क्लास में एनर्जी गेन करके गया, तो उस लेवल, उस टर्म को, उस स्टेट को इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कहते हैं, ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग। तो अब अच्छा देखो, ये पहले नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। देखो मैं क्या बताया अभी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी एक्सेप्ट करता है या गेन करता है, तो अपने हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल में या नेक्स्ट बिगर सेल में चला जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन के स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही जब
इलेक्ट्रॉन रिसीड्स बैक हो गया अपने एनर्जी लूज करके, तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब डी एक्साइटेशन वैसे ही इसमें भी रहना चाहिए, जैसे एनर्जी किसी के बराबर हो गया, दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस जब इनके किसी सेल के बराबर हो तो उसी सेल में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर मैं क्या बोला कि इफ एनी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ इट्स सेकेंड सेल, किसमें है, सेकेंड सेल में, एंड लूज, ठीक है, लूज कर दिया -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो अब पूछेगा कि क्या ये अपने पिछले क्लास में जाएगा कि नहीं। अब आपसे क्या पूछेगा, ये अपने पिछले क्लास में जाएगा कि नहीं। तो मैं कैसे बताएं कि इन दोनों एनर्जी लेवल का देखो पहले डिफरेंस। अच्छा, सेकेंड सेल में है, तो इसकी एनर्जी लेवल क्या थी सेकेंड सेल में, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या दिया है, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनका देखो क्या आता है, जोड़ो इनको, डिफरेंस तो हो गया 6 और ये 13, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है क्या। तो भाई सेकेंड क्लास में था, प्रीवियस क्लास में आएगा कि नहीं, रिसीट्स बैक हो गया, हाँ तो भाई अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीट्स बैक टू प्रीवियस क्लास, प्रीवियस सेल। समझ गए आप लोग। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपने पिछले क्लास में आया तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। चलो देखो, एक नोट करके लिख लेना आप लोग, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, देखो एक नोट करके, इसको आप नोट करते रहो, एक नोट लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। देखो, एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और loses energy, ठीक है, gains or loses energy, only those energy, ठीक है, those energy which are equal to difference in two energy levels, मेरी बात समझ रहे हो। देखो, एक तो भाई ऐसे ही समझ लो, ठीक है, लिखना भी वैसे जरूरी नहीं, लेकिन लिख लो, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी ओनली दोज एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स। मैं क्या बोला, यही बोला ना कि दो एनर्जी लेवल्स का जब डिफरेंस, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में तभी जाएगा जब उन दोनों, जैसे मैंने दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पहले सेल में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी जो दिए हैं इलेक्ट्रॉन को, ये दूसरे सेल में तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा जब इन दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस किसी भी सेल के एनर्जी लेवल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया था, तो ये दूसरे सेल में चला गया था। समझ गए आप लोग, तो यही नोट है ये। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में देखेंगे आप लोगों को कैसा क्लास लगा, आप लोग जरूर बताएं। तो नील्स बोहर का जो मॉडल था वो यहाँ पे खत्म हुआ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि नील्स बोहर का मॉडल ओनली एप्लीकेबल क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ सेल 1 2 3 जो भी है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए ओनली वैलिड है। तो आप लोग जरूर कमेंट करें कैसा क्लास लगा आपको। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।